हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, संडे के एक नए टेक Q&A वीडियो में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है संडे और संडे के इस वीडियो में मैं आप लोगों के कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के आंसर देता हूं, आपके कुछ डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करता हूं। तो चलिए करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर शुरू। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं कुणाल मोदी जी का। ये लिखते हैं कि हेलो सर, प्लीज सजेस्ट मी 43 इंच IPS पैनल टीवी अंडर 45K सोनी सैमसंग LG। कुणाल मोदी जी, देखिए IPS पैनल वाला टीवी मॉडल सजेस्ट करना आजकल काफ़ी मुश्किल हो गया है, क्योंकि ब्रांड एक ही टीवी मॉडल में दोनों ही टाइप के पैनल लगाकर दे रहे हैं, IPS पैनल भी और VA पैनल भी। यानी कि टीवी का मॉडल नंबर तो एक ही होगा, लेकिन उसके कुछ स्टॉक में IPS पैनल होगा, कुछ स्टॉक में VA पैनल होगा। और टीवी जब आप परचेज़ कर लेंगे, आपके पास टीवी आ जाएगा, उसकी अनबॉक्सिंग हो जाएगी, तभी उसमें कंफर्म हो पाएगा कि IPS पैनल है या VA पैनल है। अब मैं कोई मॉडल आपको सजेस्ट कर दूं कि इसमें IPS पैनल है, लेकिन जब वो टीवी आपके पास में पहुंचे और उसमें VA पैनल निकले, तो फिर उसमें देखिए मुझे ठीक नहीं लगेगा और आपको भी फिर उसमें लगेगा कि मैंने आपको गलत सजेस्ट किया है। तो ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है और आजकल सभी ब्रांड ऐसा कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ब्रांड को इस चीज़ पे ज़रूर सोचना चाहिए, पैनल टाइप अपने टीवी का ज़रूर से कंफर्म करना चाहिए। तो फिलहाल तो देखिए IPS पैनल वाला कोई टीवी मॉडल सजेस्ट करना काफ़ी मुश्किल है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं इट्स 98 का। ये लिखते हैं कि डेली पिक्चर मोड चेंज करने से, ब्राइटनेस ऊपर नीचे करने से पैनल पे बुरा असर पड़ता है। दिन में हाई ब्राइटनेस, रात में लो ब्राइटनेस। इट्स 98 जी, देखिए ब्राइटनेस कम ज़्यादा करने से, पिक्चर मोड चेंज करने से पैनल पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। आजकल बहुत सारे टीवी में अडेप्टिव ब्राइटनेस जैसा फीचर भी दिया जा रहा है, यानी कि आपके रूम की एम्बियंस लाइट के अकॉर्डिंग जो ब्राइटनेस है वो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाती है। अगर रूम में ज़्यादा लाइट है तो ब्राइटनेस इंक्रीज़ हो जाएगी, रूम में अगर कम लाइट है तो ब्राइटनेस उसकी कम हो जाएगी। तो अगर इस तरीके का फीचर दिया जा रहा है तो इसका मतलब तो यही है कि टीवी के पैनल पे उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। एक चीज़ यहाँ पे ज़रूर कर सकते हैं, टीवी में अगर बैकलाइट कंट्रोल सेटिंग दी गई है, यानी कि बैकलाइट को कंट्रोल करने का फीचर उसमें दिया गया है कम या ज़्यादा करने का, तो उसे आप 95% पे सिलेक्ट करके रखें, 100% पे बैकलाइट को रन ना होने दें, फुल इंटेंसिटी पे उसको ना चलने दें। तो उससे थोड़ी सी बैकलाइट की जो लाइफ है वो डेफिनेटली इंक्रीज होती है। बाकी ब्राइटनेस कम ज़्यादा करने से, पिक्चर मोड चेंज करने से टीवी के पैनल पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अगला पे कमेंट लेते हैं वरुण आहूजा जी का। ये लिखते हैं कि आई फेस द सेम प्रॉब्लम लास्ट मंथ। आई बाउट द टीवी फ्रॉम रिलायंस डिजिटल। दे हैव टेकन द टीवी बैक एंड गिविंग मी द फुल रिफंड ऑफ द टीवी अमाउंट। तो यहाँ पर वरुण आहूजा जी ने कंफर्म करके नहीं बताया कि कौन सा टीवी इन्होंने परचेज़ किया है, कौन सी ब्रांड का टीवी परचेज़ किया है। रिलायंस डिजिटल से इन्होंने टीवी परचेज़ किया था, 1 महीने के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई तो रिलायंस डिजिटल ने वो टीवी वापस ले लिया और उनको फुल रिफंड कर दिया। तो वरुण आहूजा जी, आपको इसकी मुबारकबादी मैं देना चाहूँगा, क्योंकि जनरली ऐसा होता नहीं है। 1 महीने टीवी यूज़ करने के बाद में कभी भी जो सेलर हैं वो टीवी को रिटर्न नहीं करते हैं। ब्रांड भले ही रिटर्न करके रिफ़ंड दे सकते हैं, लेकिन जो सेलर होते हैं वो तो कभी भी रिफ़ंड नहीं करते हैं। जो भी शोरूम वगैरह है वो रिफ़ंड नहीं करते हैं। तो आपके केस में अगर आपका टीवी रिटर्न होकर और रिफ़ंड आपको मिल गया है तो ये आई थिंक बहुत ही अच्छी बात है। जनरली ऐसा नहीं होता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं राजीव रंजन ओझा जी का। ये लेते हैं कि सर, अगर डीलर ने ओल्ड मॉडल का टीवी दे दिया है तो क्या डीलर के खिलाफ कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हैं? दूसरे क्वेश्चन में लेते हैं सर, इंस्टॉल भी हो गई है तो क्या केस कर सकते हैं? राजीव रंजन ओझा जी, बिल्कुल आप इसके खिलाफ केस कर सकते हैं। अगर कोई न्यू मॉडल टीवी आपको दिखाया गया है और ओल्ड मॉडल टीवी आपको दे दिया गया है तो आप डेफिनेटली इसकी कंप्लेन कंज्यूमर फोरम में कर सकते हैं। आपके पास में कोई ना कोई इसका प्रूफ ज़रूर होना चाहिए अपनी बात को साबित करने का। इंडिया में सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, उसमें एक प्रोविज़न है कि जो नमूना आपको दिखाया गया है उस नमूने के अकॉर्डिंग ही अगर आपको कोई चीज़ नहीं दी गई है तो जो सेलर के बीच में और जो परचेज़र के बीच में एग्रीमेंट होता है, जब बिल जनरेट होता है तो वो एक तरीके का एग्रीमेंट बन जाता है कस्टमर और सेलर के बीच में। और उसमें ये चीज़ ऑटोमेटिकली आ जाती है कि भाई जो नमूना आपको दिखाया जा रहा है वही चीज़ आपको मिलनी चाहिए, और अगर ऐसा नहीं किया गया है तो डेफिनेटली वो एग्रीमेंट जो है वो कैंसिल हो जाता है और आप इसके खिलाफ उनसे कुछ फ़ाइन भी क्लेम कर सकते हैं और अपना पैसा तो आप उनसे रिफ़ंड ले ही सकते हैं। लेकिन डेफिनेटली आपके पास में कोई ना कोई प्रूफ ज़रूर होना चाहिए कि आपको दिखाया कुछ था और दिया कुछ है। इंस्टॉल हो गया है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं सचिन वारंग जी का। ये लेते हैं कि हाईसेंस U6 के QLED
या LG UR7500 55 इंच टीवी ₹32,000 में मिल रहा है, एक्सचेंज करके कौन सा लूँ? सचिन वारंग जी, डेफिनेटली यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप LG UR7500 मॉडल ही परचेज़ करें हाईसेंस U6K के कंपैरिजन में। LG एक प्रीमियम ब्रांड है, टीवी भी काफ़ी बढ़िया है, टीवी की पिक्चर क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया है, आफ्टर सेल सर्विस भी आपको अच्छी मिलेगी, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट आपको मिलेगा। तो हाईसेंस U6K और LG UR7500 में से आपको UR7500 मॉडल ही परचेज करना चाहिए। अगला यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं बंटी सरियम जी का। ये लिखते हैं कि हेलो सर, मुझे LG का 65 इंच UR7500 लेना है जो ऑफ मार्केट 72K का मिल रहा है, क्या ये प्राइस सही है? और इस टीवी की पिक्चर क्वालिटी कैसी है और SD चैनल और HD चैनल की क्वालिटी कैसी दिखेगी, इस पर प्लीज़ बताइए। बंटी सरियम जी, LG UR7500 काफ़ी बढ़िया टीवी है, काफ़ी अच्छी पिक्चर क्वालिटी मिल जाती है। LG की टीवी में जो HD चैनल हैं और जो SD चैनल है वो काफ़ी बढ़िया दिखते हैं। LG की जो आप इसके लेंगे वो काफ़ी बढ़िया रहती है, तो डेफिनेटली आप UR7500 मॉडल परचेज़ कर सकते हैं। 72,000 इसका जो प्राइस है 65 इंच के लिए, मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा ज़्यादा है प्राइस। यहाँ पे आप ऑफलाइन मार्केट में परचेज़ कर रहे हैं, थोड़ा सा आप और शॉप पे भी ट्राई करें, LG की जो ब्रांड शॉप है आप वहाँ पर जाकर भी ट्राई करें और कोशिश करें कि ये आपको 65,000 से लेके और 68,000 के बीच में मिल जाए, तो वो इसके लिए एक बेस्ट प्राइस रहने वाला है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं पंकज कुमार जी का। ये लिखते हैं कि भाई जी, मैंने वर्लपूल का रेफ्रिजरेटर ख़रीदा है 13,000, मैंने बजाज फाइनेंस से एक्सटेंडेड वारंटी करवाई है 2,200 की, तो उन्होंने मुझे बोला है कि रेफ्रिजरेटर में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वर्लपूल वाले ही ठीक करेंगे, और मैंने एक्सटेंडेड वारंटी करवा के ठीक किया या नहीं, मुझे रिप्लाई ज़रूर देना। और दूसरे क्वेश्चन में लेते हैं भाई जी, बजाज फाइनेंस वालों ने बोला है कि कोई चार्जेस नहीं लगेंगे और 3 इयर्स की एक्सटेंडेड वारंटी दी है, 2,200 EMI के साथ कन्वर्ट करके दिए हैं, और मुझे बोला है कि फर्स्ट EMI जब डिडक्ट होगी तो डॉक्यूमेंट सेंड कर देंगे। भाई जी कुछ बताओ, मैं तो यही सोच रहा हूँ कि मैंने पैसे वेस्ट तो नहीं कर दिए, कुछ बताइए एक्सटेंडेड वारंटी करवा के ठीक किया मैंने या नहीं। पंकज कुमार जी, देखिए 2,200 3 इयर्स की वारंटी एक्सटेंड करने के लिए है, तो ये प्राइस थोड़ा सा रीज़नेबल लग रहा है, तो 3 साल के लिए 2,200 का रिस्क तो आई थिंक ले सकते हैं। अगर जो भी आपकी मेन वारंटी है, जो भी रेफ्रिजरेटर के साथ में वारंटी मिली है, उसके बाद अगर 3 साल कवर होंगे तो आई थिंक ये ठीक है। जनरली वैसे रेफ्रिजरेटर इतनी जल्दी ख़राब तो नहीं होते हैं, लेकिन आपने यहाँ पर आप 2,200 पे कर दिए हैं, तो आप इसके बारे में आप ज़्यादा ना सोचें। अगर आपको ज़रूरत पड़ी और सर्विस आपको मिल गई, कोई चार्जेस वगैरह वहाँ पर आपको पे नहीं करना पड़ा, तो आपके लिए इसमें बेनिफिट रहने वाला है। दूसरा, आप कोई ना कोई डॉक्यूमेंट ज़रूर ले लें इनसे कि क्या क्या चीज़ें ये कवर कर रहे हैं, क्योंकि ये इस टाइम पे तो बोल देते हैं कि सब कुछ कवर होगा, कोई आपको चार्जेस नहीं देना है, लेकिन जब एक्चुअल में वारंटी क्लेम करने का नंबर आता है तो उस टाइम पे तरह तरह के एक्सक्यूज़ सामने निकल कर आते हैं कि नहीं, ये पार्ट कवर नहीं होगा, ये वाली सर्विस लेवल कवर नहीं होगी, ये कवर नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ें उसमें ये फिर टर्म्स कंडीशन में बताते हैं। तो इसका टर्म्स कंडीशन का एक डॉक्यूमेंट इनसे ज़रूर ले लें। अगर ये लोग आनाकानी कर दें तो आप सर पड़े रहें, इनको ईमेल करें, आप इनको फ़ोन करें और आप इनको बोलें कि मैंने जो वारंटी एक्सटेंड करवाई है इसका कोई ना कोई डॉक्यूमेंट मुझे रिटर्न में चाहिए ही चाहिए। तो ये आप ज़रूर ध्यान में रखें ताकि आपके पास में भी प्रूफ रहे कि 2,200 आपने 3 इयर्स वारंटी एक्सटेंड करने के लिए दिए हैं। क्योंकि कई तरह के ऐसे केस देखने को मिले हैं रेफ्रिजरेटर के बारे में भी, AC के बारे में, LED TV के बारे में, कि लोगों ने वारंटी एक्सटेंड करवाई है और जब वारंटी इन्होंने क्लेम की है तो उस टाइम पे बोला गया है कि नहीं, ये लेबर कवर नहीं होगी, नहीं इस पार्ट की, ये पार्ट तो हम कवर करेंगे लेकिन इस पार्ट के इंस्टॉलेशन की लेबर कवर नहीं होगी, कभी लेबर कवर होगी, ये वाला पार्ट कवर नहीं होगा। तो बहुत इस तरीके की प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं, क्योंकि इन लोगों के ऊपर किसी भी तरीके का कोई लगाम नहीं कसी हुई है, तो ये बहुत ज़्यादा एक तरीके की लूट मचाई हुई है। तो आप इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखें, अपना पक्ष आप मजबूत करके रखें, अपने पास में प्रूफ इसका ज़रूर रखें। अगर यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं मितेश महात्रे जी का। ये लिखते हैं कि सर OnePlus Q1 TV रिमोट बोल रहा हूँ मैं कि पेयर्ड करने के बाद बीच बीच में ऑटोमेटिक अनपेयर्ड होता है और स्क्रीन पर पॉपअप आता है पेयर्ड करने का, तो बहुत इरिटेटिंग हो जाता है, बार बार पेयर्ड करने के को बोलता है। मैंने फैक्ट्री रीसेट भी किया पर ठीक नहीं हुआ है प्रॉब्लम। सर प्रॉब्लम मदरबोर्ड का नहीं है क्योंकि Android 11 आया तभी से आ रहा है इशू, पहले नहीं था। टेक्निकल सपोर्ट वाले बोल रहे हैं कि IC मदरबोर्ड में प्रॉब्लम है, वाईफाई सही चल रहा है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है सर। मितेश मात्रे जी, देखिए हर एक टीवी में मदरबोर्ड के अलावा एक वाईफाई मॉड्यूल लगा हुआ होता है, वाईफाई
और ब्लूटूथ उसी में एक ही छोटे से एक बोर्ड लगा हुआ रहता है, उसमें वो इंटीग्रेटेड रहता है। तो अगर उसके कनेक्टर में डस्ट आ गई है, मॉइस्चर आ गया है, कार्बन आ गया है, तो इस तरीके की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। जो मेन मदरबोर्ड है उसमें ये प्रॉब्लम नहीं है। ये भी हो सकता है कि जो अपडेट एंड्रॉयड 11 का आया उसमें कोई बग ऐसा आ गया हो कि ये प्रॉब्लम उसमें देखने को मिल रही हो। लेकिन मेरे टीवी, मेरे पास में एलजी का टीवी है, उसमें भी सेम ही प्रॉब्लम आ रही थी। बार बार जो था वाईफाई डिस्कनेक्ट हो रहा था। जो मैजिक रिमोट कंट्रोल है एलजी का वो भी बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा था, कनेक्ट हो रहा था। तो काफ़ी प्रॉब्लम उसमें हो रही थी। मैंने एलजी में उसकी बात की तो उन्होंने कहा कि इसका जो वाईफाई मॉड्यूल है वो चेंज करना पड़ेगा, वो ख़राब हो गया है। तो मुझे लगा कि अगर ख़राब हो जाता तो ये कनेक्ट ही नहीं होता, बिल्कुल ही कनेक्ट नहीं होता। लेकिन कनेक्ट भी हो रहा है, थोड़ी देर के लिए डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। तो वाईफाई मॉड्यूल तो आई थिंक ख़राब नहीं है। तो मैंने अपना टीवी खोलकर उसका जो वाईफाई मॉड्यूल था उसको निकाला, उसकी सारी पिन्स को मैंने क्लीन कर दिया। जो शेविंग वाला ब्लेड होता है इससे मैंने हल्का हल्का रब करके उनको क्लीन कर दिया, उनको दोबारा से लगा दिया, और उसके बाद में फिर कभी वो प्रॉब्लम नहीं आई। जबकि एलजी वाले बोल रहे थे कि इसका वाईफाई मॉड्यूल ख़राब है। तो अब ना उसका रिमोट कंट्रोल डिस्कनेक्ट होता है, ना उसकी वाईफाई डिस्कनेक्ट होता है। इसका मैंने वीडियो भी प्रॉपर बना के डाला हुआ है, उसका लिंक ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, वीडियो के एंड में, एंड स्क्रीन में भी मिल जाएगा। तो हो सकता है सेम प्रॉब्लम आपके टीवी में भी हो गई हो। एक ही इत्तेफाक भी हो कि जिस दिन अपडेट आया उसी दिन इस तरीके की प्रॉब्लम आ गई। तो आप एक बार अगर कोशिश कर सकें टीवी का बैक पैनल निकाल के आप अगर उसकी क्लीन कर सकें उसके वाईफाई मॉड्यूल को, तो आई थिंक ये प्रॉब्लम दूर हो सकती है। और अपडेट में अगर इस तरीके का कोई बग आया है, इशू आया है, तो फिर वो नेक्स्ट अपडेट आएगा उसमें हो सकता है कि वो ठीक हो जाए। लेकिन कभी कभी जो है ब्रांड जानबूझकर भी इस तरीके के अपडेट देते हैं, इस तरीके के बग देते हैं ताकि चीज़ें ख़राब हो जाएं और फिर आप उनसे रिपेयर करवाएं और उनके पैसे उनको दें। जैसे कि अभी 3-4 महीने पहले जो मी टीवी 4K एंड्रॉयड टीवी बॉक्स है उसमें एक अपडेट आया, और अपडेट के बाद में जो था उसमें आई थिंक उसमें एंड्रॉयड वर्जन का ही अपडेट आया था, और उसके बाद में इतने सारे इशू उस मी बॉक्स के अंदर आ गए, बहुत से लोगों के वो ख़राब हो गए, बहुत से लोगों को वाईफाई की प्रॉब्लम आ गई, किसी को ऑडियो की प्रॉब्लम आ गई, तो किसी कुछ ना कुछ इसमें इशू आए। तो अपडेट में जो है कभी कभी इस तरीके के इशू भी आ जाते हैं। तो अब वो चेक करके ही प्रॉपर पता लग पाएगा कि वाईफाई मॉड्यूल के कनेक्टर में डस्ट मॉइस्चर वगैरह है। तो आप क्लीन करके देख लें, अगर उससे ठीक हो जाता है तो बेटर है, अदरवाइज़ तो फिर आपको ब्रांड को कंप्लेन करनी पड़ेगी। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं अमित कुमार जी का। ये लेते हैं कि सर वर्ल्ड का सबसे बेस्ट एलईडी टीवी ब्रांड कौन सा है और वर्ल्ड का सबसे घटिया एलईडी टीवी ब्रांड कौन सा है। अमित कुमार जी देखिए, ये तो बता पाना काफ़ी मुश्किल है। हर एक ब्रांड की अपनी अपनी खूबियाँ हैं, अपनी अपनी उनमें कमियां भी हैं। कोई भी ब्रांड आई थिंक परफेक्ट नहीं है। किसी भी ब्रांड के जो टीवी हैं वो एकदम परफेक्ट नहीं है। कुछ ना कुछ कमी उनमें ज़रूर देखने को मिलती है। घटिया एलईडी टीवी ब्रांड कुछ हैं, अब किसी का नाम ऐसे लेना भी आई थिंक सही नहीं होगा। कुछ टीवी मॉडल उनके काफ़ी बढ़िया हैं, लेकिन कुछ टीवी मॉडल उनके काफ़ी घटिया हैं। तो इसमें थोड़ा सा बैलेंस आई थिंक रहता ही है। और दूसरा, अगर इतना बोलेंगे हम तो जो ब्रांड है नज़र भी रहती है हमारे चैनल के ऊपर, और उनके कॉल आ जाती है, मेल आ जाती है कि भी आपने हमारे लिए ऐसा बोला, आप इस वीडियो को डिलीट करो। अभी रिसेंटली 3-4 दिन पहले ही एक ब्रांड का मेरे पास में ईमेल आया और मुझे धमकी दी लीगल केस करने की, और मेरा एक वीडियो जो था उन्होंने डिलीट करवा दिया। अब वो वीडियो मैंने इसलिए डिलीट कर दिया क्योंकि जिस बेस पे मैंने वो वीडियो बनाया हुआ था, जिस किसी एक दूसरे यूट्यूबर के वीडियो की वजह से मैंने वो वीडियो बनाया था, उस पर 1 मिलियन व्यूज़ थे और मेरे वीडियो पे आई थिंक 1500 या 2000 व्यूज़ थे। तो उस 1 मिलियन वाले ने ही वो वीडियो डिलीट कर दिया, यानी कि उससे भी डिलीट करवाया गया होगा। तो फिर मैंने भी वो वीडियो जो था डिलीट कर दिया। लेकिन कई बार दूसरे ब्रांड के इस तरीके से आते हैं बंद करने के लिए, तो वो मैं बंद नहीं करता हूँ। लेकिन जो मेन सोर्स था मेरे वीडियो का, वही वीडियो गायब हो गया, तो फिर मैं उसको फिर अपने चैनल पे भी नहीं रख सकता था, तो फिर मैंने भी वो डिलीट कर दिया। तो सबसे बेस्ट बता पाना, सबसे घटिया बता पाना आई थिंक थोड़ा सा यहाँ पे मुश्किल हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आज की क्वेश्चन आंसर का सिलसिला यहाँ पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक एंड शेयर, और अगर आपने पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।